नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं BSOE 146 यानी मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, मतलब विवाह, परिवार और नातेदारी या रिश्तेदारी कि ये आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से कैसे इनका आपस में संबंध है। आज हम पूरी जानकारी BSOE 146 के बारे में लेंगे। आइए दोस्तों, आज हम यूनिट 1 के बारे में पढ़ते हैं कि मैरिज किसे कहते हैं। एक्चुअली मैरिज की कोई एक पर्याप्त डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि मैरिज होमोसेक्सुअल भी हो सकती है, हेट्रोसेक्सुअल भी हो सकती है। कहने का मतलब है आज के ज़माने में तो पुरुष पुरुष से भी शादी कर रहा है, महिला महिला से शादी कर रही है, पुरुष महिला से शादी कर रहा है। मतलब कुछ भी इसकी एक डेफिनेशन क्लियर करना बहुत आसान नहीं है, पर फिर भी एक डेफिनेशन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये डेफिनेशन रटनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी और इनको एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ समझ के लिखते हैं तो फिर आपको पास मार्किंग ही आप अवेल कर पाएंगे। आइए अब नज़र डालते हैं मैरिज के इंट्रोडक्शन पर कि मैरिज का इंट्रोडक्शन क्या कहता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, इट इज़ ए रिलेशनशिप विच इज़ सोशली अप्रूव्ड। कहने का मतलब है कि जो शादी है वो एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो सोशली अप्रूव्ड है, यानी सामाजिक तौर से पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। यानी इसको आप इलीगल नहीं कह सकते सामाजिक स्तर पर किसी भी तरीके से, क्योंकि हर एक समाज ने अपने अपने हिसाब से शादी को बना के रखा हुआ है। कहीं शादी का सिस्टम कुछ है, कहीं शादी का सिस्टम कुछ है। डेफिनेशन क्या कहती है मैरिज की? मैरिज इज ए रिलेशन ऑफ वन और मोर मैन टू वन और मोर वुमेन। देखो, यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं कहा है कि वन मैन टू वन वुमेन, क्योंकि आज के ज़माने में या पहले भी एक पुरुष दो महिलाओं या उससे अधिक महिलाओं के साथ शादी कर सकता था, और महिला भी एक पुरुष या दो पुरुष या उससे अधिक भी पुरुषों के साथ शादी कर सकती है। इसलिए वन मैन टू वन वुमेन कहना इस डेफिनेशन में करेक्ट नहीं होता है। सो मैरिज इज ए रिलेशन ऑफ वन और मोर मैन टू वन और मोर वुमेन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम और लॉ। मतलब जो कि रीति रिवाजों से, प्रथाओं से मान्यता प्राप्त होता है और लॉ यानी कानून से भी वो मान्यता प्राप्त होता है। एंड involves certain rights and duties both in case of parties entering into the union and in case of children born of it। कहने का मतलब है कि जब दोनों पार्टियां आपस में रिलेशन के अंदर आ जाती हैं तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य एंड राइट्स यानी अधिकार और हक बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं और एक दूसरे को शेयर हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो को बहुत ही क्रीमी फॉर्म में बनाया है, सो प्लीज़ आप किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं कीजिएगा। मेरी वीडियो को एक ही बार ध्यान से सुनिएगा, पेन कॉपी ले लीजिएगा और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आता है आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो आपको एक ही बार वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी और मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूँ कि आपको बुक को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने वीडियो को बहुत ही शांति से और आराम से आपको मैंने उसको समझाने का प्रयास किया है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि मैरिज को लेकर कुछ सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या मानना है कि शादी आखिर होती क्यों है। सेक्सुअल यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन फॉर प्रोक्रिएशन। कहने का मतलब है कि आदमी और महिला सेक्सुअल रूप से कांटेक्ट में आते हैं और संतान उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? एस्टैब्लिशिंग द
लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द यूनियन, मतलब दोनों को मिलने से जो एक संतान उत्पन्न होती है उसको कानूनी रूप से एक वैधता प्रदान करने का कार्य करती है मैरिज। अगर मान लो, उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर किसी कुंवारी लड़की से कोई संतान उत्पन्न पैदा हो जाती है तो वह कानूनी रूप से वैध नहीं मानी जाती है। इसलिए संतान पैदा होने के लिए मैरिज यानी शादी का होना कंपलसरी होता है। आइए दोस्तों तीसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं, एक्विजिशन ऑफ सर्टेन लीगल राइट्स, मतलब जो संतान उत्पन्न हुई है उसको कानूनी अधिकार प्रदान करना, यानी जो औलाद, जो संतान शादी के बाद उत्पन्न होती है सारे अधिकार उसी को प्रदान होते हैं। ये है कुछ सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम मैरिज की थ्योरीज के बारे में कि मैरिज को लेकर किस सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या मानना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडमंड लीच का इस मैरिज को लेके क्या विचार है, ये क्या मानते हैं। देखिए, एडमंड लीच का जन्म 1910 में हुआ था और 1989 यानी 1989 में इनकी मृत्यु हो गई थी। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन इनके बारे में समझ लेते हैं। ये एक ब्रिटिश के सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं एंड एकेडमिक हैं। आइए दोस्तों अब इनके विचार को लेकर हम बात करते हैं कि ये क्या मानते हैं शादी को लेकर। ए रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट बिटवीन ए वुमेन एंड वन और मोर मैन which provides that a child born to the woman under circumstances not prohibited by the rules of relationship। कहने का मतलब है, बड़े ध्यान से समझिएगा, कि ए रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट बिटवीन ए वुमेन यानी एक महिला एक या एक से अधिक पुरुषों के साथ संपर्क में आ जाती है और उनसे जो बच्चा पैदा हो जाता है उसको शादी जो है एक नागरिकता देने का काम करती है। आसान भाषा में समझिए कि मान लीजिए एक लेडी है, उसका संबंध एक या दो पुरुषों से है। उन एक या दो पुरुषों से अगर वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको जो बच्चा हो जाता है तो उसको नॉर्मल मेंबर की तरह नागरिकता मिलती है इस समाज में। शादी ये काम करती है, ये मानना है एडमंड लीच का। एंड साथ ही साथ एडमंड लीच मानते हैं कि विवाह के अनुसार यानी विवाह करने पर करीब 10 प्रमुख अधिकार समाज में मिल जाते हैं उस कपल को। कैसे? नंबर 1, महिला की संतान के लिए वैध पिता मिल जाता है। टू एस्टैब्लिश द लीगल फादर ऑफ ए वोमेन्स चिल्ड्रन। कहने का मतलब है कि अगर एक लेडीज को बच्चा पैदा हो जाता है और वो मैरिड नहीं होती तो उसको कोई लीगल फादर यानी बच्चे का कोई होता नहीं है। एक्चुअली कानूनी तौर पे कोई पिता नहीं होता है, पर मैरिड वुमेन को एक कानूनी तौर से बच्चे को पिता मिल जाता है। ये कहता है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बिल्कुल सेम है, टू एस्टैब्लिश द लीगल मदर ऑफ ए मेन्स चिल्ड्रन, कि बच्चे को कानूनी तौर पर माँ मिल जाती है। जैसे पिता मिल जाता है ऐसे ही माँ भी मिल जाती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि पत्नी के यौन संबंधों में पति को एक अधिकार प्रदान होता है, यानी मतलब यह इस ही आदमी की पत्नी है, यानी इसके यौन संबंध ये पुरुष कर सकता है। ये शादी एक अधिकार प्रदान कर देती है।
भाई मैरिड कपल का सब जानते हैं कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, यानी इस पत्नी पर इस पति का अधिकार है। चौथा पॉइंट सेम कहता है कि इस पति पर इस पत्नी का अधिकार है, सेम है, यानी वाइस वर्सा टाइप में है, ये उसका अधिकार है उसका अधिकार, यानी पत्नी को एक कानूनी पति मिल जाता है और पति को एक कानून तौर पे पत्नी मिल जाती है। एडमंड लीच मानते हैं कि पति पत्नी के सुख दुख आपस में एक दूसरे के हो जाते हैं। गरीबी, अमीरी, अधिकार, राइट्स, ड्यूटीज जो कुछ भी हैं वो एक मैन और वुमेन के आपस में एक दूसरे के शेयर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है एडमंड लीच का। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, जिनका नाम है कैथलीन गाफ। थोड़ा सा कैथलीन गाफ के बारे में पढ़ते हैं। कैथलीन गाफ का जन्म 1925 में हुआ था एंड 1990 में उनकी डेथ हो गई थी। ये एक्चुअली ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं एंड फेमिनिस्ट हैं। कैथलीन गाफ का मानना है, एक्चुअली ये इस परंपरा के कड़ी विरोधी हैं और इन्होंने एक उदाहरण के साथ इस बात को साबित किया है कि जो लोग ये मानते हैं, जैसे हम प्रीवियस की बात करें, इससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि भाई शादी इसलिए होती है कि वो एक संतान पैदा कर सकते हैं, एक वैध संतान पैदा हो जाती है और सेक्सुअल रिलेशन के लिए शादी होती है, ऐसा इससे पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना था। ये बात हमने अभी वीडियो में सुनी, परंतु ये इसके बिल्कुल अपोजिट बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि शादी सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन के लिए या एक वैध संतान पैदा करने के लिए होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने यहां अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक नायर विवाह का जिक्र किया है कि साउथ इंडिया में जो है नायर जो परिवार है वो शादी संतान उत्पत्ति के मकसद से नहीं करते हैं। गाफ यहां पर कहती हैं कि अफ्रीका के सूडान में एक नुअर समाज है, वो एक्चुअली क्या करते हैं, वहां के पुरुष अगर किसी अनमैरिड को कोई संतान उत्पत्ति हो जाती है तो वो उसको कुछ पैसे दे करके उस जो संतान पैदा हुई है उसको अपना नाम दे सकते हैं। तो बताइए, गाफ कहती हैं कि यहां पर जो संतान उत्पत्ति के लिए शादी का होना जरूरी कैसे हुआ कि भाई वैध औलाद पैदा करते हैं तो तभी वो औलाद वैध मानी जाएगी जब वो शादी के बाद होगी। यहां तो ऐसा नहीं हुआ, यहां तो जो है उसने अनमैरिड को बच्चा हो गया था, उसने कुछ पैसे दिए और उस बच्चे को अपना नाम दे दिया तो वो तो वैध हो गया। तो कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि शादी के बाद हुई औलाद ही वैध मानी जाएगी। गाफ ये तर्क देती हैं अपना। यहां गाफ नायर समाज को लेकर एक तर्क और देती हैं कि जैसे शादी में कहा गया है कि जो संतान पैदा होती है वो पिता का वंश चलाती है, ऐसा शादी का नियम है कि भाई जो वो अपने पिता का नाम कैरी करता है, पिता का सरनेम लेता है, भाई जिसका जो पिता का सरनेम है वो बच्चे का सरनेम आएगा, उसके सारे फीचर्स पिता की आएगी, प्रॉपर्टी पिता की आएगी। पर नायर समाज में तो ऐसा नहीं है, नायर समाज में तो माता का लिया जाता है। तो यहां पर भी गाफ अपना तर्क देती हैं कि नायर समाज में बिफोर प्यूबर्टी यानी लड़की के जवान होने से पहले ही, प्यूबर्टी का मतलब समझो आप जवान होना है ना, लड़की के जवान होने से पहले ही यानी करीब 10 साल की उम्र के आसपास उनके रिवाज के मुताबिक शादी कर दी जाती है किसी दूसरे नायर लड़के से, जिसको बोलते हैं ताली परंपरा कह सकते हो आप उसको, ताली राइट्स के तहत उनकी शादी कर दी जाती है। करीब वो 4 दिन तक साथ में रहते हैं, यानी उस लड़के को बोलते हैं ताली हस्बैंड। तो यानी ताली हस्बैंड के साथ में वो लड़की 4 दिन तक करीब एक साथ में रहती हैं, परंतु उन पे कोई ऐसा बॉन्ड नहीं होता है, कोई ऑब्लिगेशन ऐसा नहीं होता है कि भाई ये ताली जो हस्बैंड है वो उसी के साथ रहेगा परमानेंट, ऐसा कुछ नहीं है। 4 दिन के बाद में वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो लड़की होती है वो भी बॉन्ड नहीं होती है कि तुम ताली हस्बैंड के साथ ही रहोगी। हाँ, परंतु उनके पास एक होता है कि अगर ताली हस्बैंड की डेथ होती है तो वो उसके उस डेथ समारोह में शामिल जरूर होगी, यानी उसके डेथ में शामिल होना उसके लिए अनिवार्य होगा।
Once Nair girl reached or near puberty, she began to take a number of visiting husband और संबंधम हस्बैंड्स। यानी जब लड़की, नायर लड़की जवान अवस्था में कदम रखती है तो वो कई भी लोगों के संपर्क में आ सकती है, जिसको बोलते हैं संबंधम हस्बैंड। एक्चुअली नायर जो पुरुष होते थे वो पेशेवर से योद्धा होते थे, जो गांव से दूर चले जाते थे लड़ने भिड़ने के लिए। पर वो जैसे ही गांव में लौटते थे तो उनको ताली परंपरा करी हुई नायर लड़कियों के साथ में संपर्क में आ सकते थे। यानी कहने का मतलब है जिन लड़कियों ने ताली परंपरा करी हुई है उनके साथ वो शारीरिक संबंध बना सकते हैं, बशर्ते उन लड़कियों की मर्जी होनी चाहिए। यानी उन लड़कियों की राजी का होना, उसमें रजामंदी होना जरूरी था। दूसरी बात, जो लड़की थी, जो ताली परंपरा करी हुई लड़की थी, जिस लड़के के साथ में, नायर लड़के के साथ में संपर्क बनाएगी वो उससे नीची जात का नहीं होना चाहिए। ये भी इसमें एक नियम है, लड़का हमेशा ऊंची कास्ट का ही होना चाहिए, ऊंची ही अपनी बिरादरी का होना चाहिए, तभी वो उसके साथ में संपर्क बना सकते हैं। एक्चुअली उनकी परंपरा के अनुसार जो संबंधम पति था वो रात को भोजन करके आएगा और किसी भी महिला के साथ में उसकी राजी से उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाएगा और अपना वेपन यानी अपनी तलवार को दरवाजे पर रख देगा, ताकि दूसरे उसके पति को पता रहेगा कि भाई बाहर एक पुरुष अंदर है, तो इसलिए वो अंदर नहीं जाएगा, बरामदे में बाहर सोएगा जो लेट हो जाएगा। और ये भी वहां उस पर नियम था कि वो सुबह के होने से पहले ही उस कमरे को छोड़कर चला जाएगा। जो पति अंदर सोया हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो सुबह होने से पहले ही उस महिला को छोड़कर यानी उस लड़की को छोड़कर चला जाएगा। और इस परंपरा के तहत जो संबंधम पति है वो कितनी भी यानी असीमित अनलिमिटेड संबंधम पत्नी रख सकता था, यानी एक पुरुष कितनी भी पत्नियों के संपर्क में आ सकता था। परंतु वहीं महिलाओं के लिए नियम था कि वो 12 संबंधम पति से ज्यादा नहीं रख सकती। गाप बताती हैं कि नायर समाज की यह परंपरा जो आपने सुनी, यह उन यौन संबंधों को, पितृवंश को, कि भाई ये पिता का नाम ले जाते हैं और सारी वैध औलाद पैदा होती है, ये सारी चीजें कहाँ गायब हो गई। मतलब इन सब का क्या अस्तित्व रह गया, ये है गाफ का मानना। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम पैट्रिशिया यूब्रॉय के बारे में। इनका जन्म 1942 में हुआ था। इनकी एज आज की डेट में 82 ईयर्स है। ये एक्चुअली क्या है, इन्होंने जो बताया है, इन्होंने बताया है कि हिंदू रीति रिवाज में या हिंदू शादियों के अंदर में जो शादी का मानना है वो कैसा है और क्या है। हिंदू रीति रिवाज के अंदर में भले ही एक दूसरे के विचार आपस में ना मिलते हों, फिर भी शादी को चलाने की बात की जाती है। यहां पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है रखमाबाई का। ये मामला 1884 का है, 1884 का है। यहां पर रखमाबाई क्या है, एक एजुकेटेड पढ़ी लिखी महिला होती हैं, एक चिकित्सक होती हैं यानी एक डॉक्टर होती हैं। उनकी शादी जो है एक उनकी उम्र से काफ़ी बड़े पुरुष के साथ में की जाती है, और जब उनकी शादी हुई होती है तब वो क्या होती है, 11 साल की होती हैं। उनके पति का नाम दादाजी था। रखमाबाई जब बड़ी हुई तो उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि भाई मुझे इस पति के साथ में नहीं रहना है, तो कोर्ट ने उनको तलाक दे दिया। खैर दादाजी ने भी रिश्ते को पुनर्स्थापित करने के लिए, रेस्टोरेशन कराने के लिए कि भाई ये शादी दोबारा से बहाल कर दी जाए, पिटीशन दायर की, परंतु उसको जज साहब ने खारिज कर दिया। जस्टिस पिन्हे ने कहा
कि भाई कि जब लड़की की शादी हुई थी इनकी, तब ये 11 वर्ष की थी, तो इनकी शादी वैध हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये तो खुद ही नाबालिग थी। दूसरी चीज, दादाजी के वकील ने दावा किया कि भाई देखो, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक तो शादी एक देवताओं का बंधन है, ये सारी बातें कि भाई ये बंधन तो ऊपर से बन के आते हैं XYZ। फिर भी इसको डिवोर्स दिया गया इस मामले को। देखिए दोस्तों, आपने मैरिज की तीनों थ्योरीज के बारे में अच्छे से सुना और समझा, साथ ही आपने तीनों अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के विचार भी आपने समझे। उम्मीद करता हूं आपको ये मैरिज की थ्योरीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, मैरिज रूल्स, यानी विवाह नियम क्या है। देखिए, एवरी सोसाइटी हैज सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस whom वन शुड आई मैरी और नॉट मैरी। मतलब कहने का साफ है कि हर एक सोसाइटी के अपने अपने कायदे कानून होते हैं कि वो किससे शादी कर सकते हैं, किससे शादी नहीं कर सकते, कहाँ शादी कर सकते हैं और कहाँ शादी नहीं कर सकते। ये एक अपना हर एक सोसाइटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, पर कुछ एक क्राइटेरिया यूनिवर्सल होते हैं जिनको सब दुनिया को मानना पड़ता है। इंसेस्ट ताबू एक उसी का उदाहरण है। जैसे इसमें आता है कि जैसे एक आदमी अपने प्राइमरी फैमिली मेंबर के साथ में शादी नहीं कर सकता, जैसे फादर मदर सिबलिंग्स, यानी माता पिता या फिर सगे भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो? यानी मतलब कोई लड़की अपने पिता से शादी नहीं कर सकती, कोई माता अपने पुत्र से शादी नहीं कर सकती और सगे भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते। ये है इंसिस्ट ताबू का मतलब ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम। देखिए, जैसे मान लीजिए आप अपने परिवार में रहते हैं, तो आप दो वंश आपके ऐसे समझो आपके साथ में हैं। जैसे एक पिता का वंश हो गया पैट्रीलिनियल, और एक हो गया माता का मतलब मैट्रीलिनियल। अच्छा, अब इसको हम आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताते हैं। पिता का वंश कौन सा हो गया? जैसे आप खुद, आपके चाचा, चचेरे भाई बहन, बाबा दादी, ये हो गया आपका पैट्रीलिनियल में आता है ये। अब बात करते हैं मैट्रीलिनियल की। इसमें आते हैं आपके नाना नानी, मामा माई और उनके बच्चे, यानी ममेरे भाई बहन, ये आते हैं अपने मैट्रीलिनियल में। अब बात करते हैं हम कि पैरेलल कज़न किसको कहते हैं और क्रॉस कज़न किसे कहते हैं। देखिए, चचेरे भाई बहन को पैरेलल कज़न कहते हैं और ममेरे या फुफेरे भाई बहन को क्रॉस कज़न कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो कहता है कि भाई जो पैरेलल कज़न हैं, यानी आपके जो चचेरे भाई बहन हैं, वो भी आपस में शादी नहीं कर सकते, यानी आप उनके साथ भी शादी नहीं कर सकते, परंतु आप क्रॉस कज़न के साथ में कर सकते हैं। यानी आप अपने ममेरे भाई बहन या फिर फुफेरे भाई बहन के साथ में आप शादी कर सकते हैं। अब जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, यानी उत्तरी भारत के लोग हैं, यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ के लोगों को ये मेरी बात गलत लग रही हो सकती है कि आप ममेरे या फुफेरे भाई बहन के साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं, इनको तो अपनी बहन से बढ़ के माना जाता है। परंतु मैं आपकी नॉलेज दुरुस्त कर देता हूँ, साउथ इंडिया मतलब भारत का जो दक्षिण हिस्सा है, उसमें इनको हिंदू धर्म के अंदर ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, यानी पहली प्राथमिकता दी जाती है।
अगर कोई ममेरी फुफेरी जो है बेटी है या लड़का है तो पहले शादी उसी के साथ होगी। क्लियर हो गया दोस्तों? देखिए दोस्तों, मैरिज रूल्स को लेकर के अब हम थोड़ा सा और स्टडी करते हैं और कुछ जो है टॉपिक्स पर नज़र डालते हैं। देखिए, जैसे अपने पास हो गया एक्सोगेमी एंड एंडोगेमी। एक्सोगेमी क्या होता है कि मतलब एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए मैं भाटी हूँ, तो मेरा गोत्र अगर भाटी है, मेरे लड़के का, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, अगर मेरे लड़के का गोत्र भाटी है या मेरा खुद का गोत्र भाटी है, तो ना ही तो मैं अपने लड़के की शादी किसी भाटी लड़की के साथ कर सकता हूँ सेम गोत्र में, यानी गोत्र अलग होना चाहिए तभी मैं शादी करूँगा, या अपना भी मैं भाटी लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता हूँ। तो ये होता है एक्सोगेमी कल्चर। एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में ये सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं पाया जाता है, ऐसे कह सकता हूँ, यानी या फिर ऐसे कह सकता हूँ कि नॉर्थ इंडिया के लोग यानी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के लोग इस जो चलन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा मानते हैं कि वो अपनी गोत्र में शादी नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करता हूँ एंडोगेमी की। एंडोगेमी क्या होती है? एक्चुअली एंडोगेमी में क्या होता है कि जो एक ग्रुप है, एक ग्रुप के लोग आपस में ही शादी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वहाँ पर ममेरे और फुफेरे से आप साउथ इंडिया में लोग कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एंडोगेमी। एंडोगेमी में एक ही परिवार के लोग आपस में शादी कर लेते हैं। परिवार मतलब इन द सेंस ममेरे फुफेरे हो तो गया एक रिश्ते नाते ही, तो अगर वो लोग आपस में शादी कर ले तो उसको एंडोगेमी बोलते हैं। अब मैं आपको पर्पस बताता हूँ इसका थोड़ा सा, क्यों एक्सोगेमी और एंडोगेमी हमारे समाज के चलन में है। जो लोग एक्सोगेमी को मानते हैं, एक्चुअली वो अपने रिश्ते नातों को बढ़ाना चाहते हैं, बड़े लेवल पर रखना चाहते हैं। जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, अपनी अपनी सीमाएं बढ़ाते थे, अपने अपने जो है इलाके को बढ़ाने की कोशिश करते थे ताकि उनका रुतबा बढ़े, उनकी जान पहचान बढ़े, उनके परिवार के सदस्य बढ़ें, रिश्ते नातेदार बढ़ें, ऐसा उनका मानना था। सेम एक्सोगेमी के अंदर भी है कि वो अपने एक नए परिवार से रिश्ता जोड़ते हैं ताकि उनके जो रिश्ते नाते ज़्यादा हो जाएं, बड़े हो जाएं। आप मेरी बात समझ रहे हो? और एंडोगेमी का मकसद क्या होता है कि एक ही परिवार के लोग आपस में शादी कर लेते हैं, ममेरे फुफेरे ये वो, तो उससे क्या होता है एक ही कम्युनिटी के लोग आपस में रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है लोगों के रिश्ते नाते ज़्यादा नहीं बढ़ते, एक ही परिवार के लोग होते हैं वो। तो ये है एक्सोगेमी और एंडोगेमी का मेन डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों, अब मैरिज रूल्स के अगले टॉपिक पर नज़र डालते हैं। अगला टॉपिक है मोनोगेमी एंड पॉलीगेमी। यानी मोनोगेमी किसे कहते हैं और पॉलीगेमी किसे कहते हैं, पहले इस बात को समझते हैं। देखिए, मोनोगेमी के अंदर में इंडिविजुअल के पास एक वाइफ होती है या फिर एक हस्बैंड होता है, तो उसको बोलते हैं हम मोनोगेमी। अब बात करते हैं हम पॉलीगेमी की, कि पॉलीगेमी किसे कहते हैं। एक्चुअली पॉलीगेमी में इंडिविजुअल के पास एक से ज़्यादा वाइफ होती हैं या फिर एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, उसको हम पॉलीगेमी बोलते हैं। देयर आर टू फॉर्म ऑफ पॉलीगेमी। नंबर 1 इज पॉलीजेनी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीजेनी किसे बोलते हैं कि मान लीजिए एक टाइम पर एक मैन को यानी एक आदमी को एक से ज़्यादा वाइफ होती हैं, तो उसको हम पॉलीजेनी बोलते हैं। एंड पॉलीएंड्री में क्या होता है, एक वुमेन को एक टाइम पर एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, तो उसको हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यानी एक आदमी को एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो उसको हम पॉलीजेनी बोलेंगे, एंड एक वाइफ को एक से ज़्यादा हस्बैंड हो तो हम उसको पॉलीएंड्री बोलेंगे। ये भी
मैरिज के एक रूल्स के अंदर ही आता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही काम का टॉपिक है कि शादी होने के बाद में कहाँ पर रहा जाता है और उस रहने वाली जगह को किस नाम से जानते हैं। आइए इस टॉपिक पर हम इसी चीज़ का डिस्कशन करेंगे। तो इस टॉपिक का आज हमारे का नाम है मैरिज एंड रूल्स ऑफ रेसिडेंस। देखिए, इस बुक के मुताबिक इग्नू की BSOE 146 के मुताबिक 7 जगह बताई गई हैं, जिनको मैं बताता हूँ। पैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल, विरीलोकल, एक्सोरीलोकल, अवनकुलोकल, नियोलोकल, एम्बिलोकल। ये 7 जगह हैं जहाँ पर एक शादी होने के बाद एक कपल यानी एक जोड़ा रह सकता है। आइए दोस्तों, एक एक करके इन सारे को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ पैट्री लोकल। एक्चुअली पैट्री लोकल से ही समझ में आ रहा है कि पैट्री लोकल मतलब पैट्री लीनियल से जुड़ा हुआ है, मतलब पितृवंश से जुड़ा हुआ है। एकदम साधारण भाषा में समझो, ये एक्चुअली क्या है ना कि ये पिता के वंश को चलाता है। जैसे समझते हैं कि भाई एक लड़के ने शादी करी, वो अपनी पत्नी को अपने पिता के घर में लाता है, और जब पिता के घर में लाता है तो या तो पिता के घर में रहता है जो उसका पिता का बना हुआ घर रहता है, या अपने पिता के बराबर में, या अपने पिता की संपत्ति पर, या पिता के आसपास, अपने पिता के मकान के आसपास अपना मकान बना लेता है। और जब बना करके वहाँ पर रहता है तो उसको हम पैट्रीलोकल निवास बोलते हैं, यानी पैट्रीलोकल बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे क्या होता है कि जो लड़का होता है वो अपने वंश को आगे बढ़ाता है, अपने पिता का सरनेम आगे ले जाता है और उनको ही बेनिफिट होता है। लड़की अपने परिवार से दूर ससुराल में रहती है अपनी में, लड़के के साथ में। तो इस निवास को हम पैट्रीलोकल बोलते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, जिसको बोलते हैं हम मैट्रीलोकल। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, लड़का जो है अपने घर नहीं रहता है, लड़की के यहाँ पे चला जाता है, यानी लड़का अपनी ससुराल में जाकर मकान बना लेता है, यानी लड़की की माता के घर पर रहता है और वहाँ पे अपना निवास स्थान बनाता है। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था आमतौर पर कम देखने को मिलती है। इस व्यवस्था के दौरान में क्या होता है, लड़की अपने मायके में ही रहती है और लड़का ससुराल में जाकर रहता है। इसको बोला जाता है मैट्रीलोकल। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम कि विरीलोकल। एक्चुअली विरीलोकल क्या होता है, जो लड़की होती है वो शादी के बाद अपने पति के साथ ही रहती है, यानी जहां उसका पति रहता है वहीं पर वो लड़की रहती है, उसको हम विरीलोकल बोलते हैं। आइए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है एक्सोरीलोकल। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें जो पुरुष होता है वो विवाह के बाद में अपने पत्नी के घर पर रहता है। आ गई समझ में बात दोस्तों? आइए दोस्तों, अगले रेसिडेंस की बात करते हैं। अगला रेसिडेंस है अवनकुलोकल। इस रेसिडेंस में क्या होता है, एक्चुअली जो नवविवाहित जोड़ा होता है वो मामा के घर पे रहता है, दुल्हे के मामा के पे। अब आप सोचेंगे कि यार दुल्हे के मामा के घर पे कैसे रहेगा, ये क्या है इसमें। एक्चुअली मान लीजिए जैसे एक आदमी अपनी ससुराल में जाके बस गया, एक हस्बैंड अपनी ससुराल में जाके बस गया, वहाँ उसके बच्चे हुए, और जब वो बच्चे शादी करेंगे और अपना घर जब बनाएंगे तो एक्चुअली वो मामा के घर के पास ही होगा ना घर। तो
आया समझ में बात? तो यही बात है कि इसमें क्या होता है कि जो नवविवाहित जोड़ा होता है वो अपने मामा के घर के आसपास अपना घर बनाता है। इसको हम बोलते हैं अवनकु लोकल। आ गई बात समझ में? आइए दोस्तों अगले रेसिडेंस की बात करते हैं। अगला रेसिडेंस है हमारे पास में नियो लोकल। इस रेसिडेंस में क्या होता है दोस्तों कि जो हस्बैंड होता है वो भी और जो उसकी वाइफ होती है वो भी, ये दोनों ही अपने अपने घर से दूर कहीं तीसरी जगह पर अपना रेसिडेंस बनाते हैं, यानी रहने का घर बनाते हैं। ये जो चलन है आज की डेट में ये पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि लड़का भी ये चाहता है कि मैं भी अपने घर से दूर रहूं और लड़की भी ये चाहती है कि मैं भी अपने घर से दूर रहूं। आइए दोस्तों अगले रेसिडेंस की बात करते हैं। अगला रेसिडेंस है हमारे पास में एमबी लोकल। ये रेसिडेंस है में क्या होता है एक्चुअली, लड़का चाहे तो अपने माँ बाप के साथ में रहे, यानी मतलब लड़का मतलब इन द सेंस नवविवाहित जोड़ा यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों ही चाहें तो लड़के के माता पिता के साथ रहें, चाहें दोनों जने तो लड़की के माता पिता के साथ रहें। यहाँ दोनों ससुरालों में आते जाते हैं, दोनों ससुरालों में अपना घर बना सकते हैं, दोनों ससुरालों में ही अपना एक जैसे व्यवहार के साथ रहते हैं। तो इसको बोलते हैं हमारे पास में एमबी लोकल। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैरिज का रेसिडेंस है ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि लोग शादी के बाद कहाँ रह सकते हैं, कैसे रहना चाहिए, या और रहने की उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो आप जब एग्ज़ाम में आपको प्रश्न आता है तो आप इसको इजीली अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके थोड़ा सा उसको इजी वे में लिख सकते हैं। एक्चुअली मेन मकसद है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए, लिखना तो आपको खुद को ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई इनका कोई डेफिनेशन नहीं है कि जो आपको याद करना है, ये तो बना के ही आपको लिखना पड़ेगा, बस आपको समझना है। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास में मैरिज प्रिस्टेशन एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। यानी मैरिज प्रिस्टेशन क्या होता है, यानी शादी ब्याह में लेन देन को हम क्या बोल सकते हैं, मैरिज प्रिस्टेशन बोल सकते हैं। एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब आर्थिक लेन देन, जैसे दान दहेज हो गया अपना। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ी सी आसान भाषा में समझते हैं। शादी ब्याहों में 3 प्रकार का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, यानी आर्थिक लेन देन 3 प्रकार का होता है, जिसको हम मैरिज प्रिस्टेशन कह सकते हैं। सबसे पहले हो गया डॉरी, दूसरा हो गया ब्राइड प्राइस, तीसरा हो गया ब्राइड सर्विस। एक एक करके तीनों को आसान भाषा में समझते हैं। डॉरी क्या होती है? डॉरी एक्चुअली दहेज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कि जो लड़की पक्ष होता है वो लड़का पक्ष को कुछ ज्वेलरी के रूप में, यानी आभूषण, सोने चांदी के, कपड़े, फर्नीचर इत्यादि के रूप में, कोई गाड़ी, व्हीकल कुछ हो गया करके लड़का पक्ष को शादी के टाइम पे देता है। वो डॉरी की श्रेणी में आता है, दहेज की श्रेणी में आता है। एक्चुअली इस दिए हुए सामान पर लड़की का कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, एक्चुअली इसको लड़का पक्ष ही सामान को इस्तेमाल करता है। परंतु कई बार ये चीज़ ना सोशल वायलेंस का कारण भी बन जाती है। कई परिवारों में इस बात को भी लेके थोड़ा सा स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है और कई बार बड़ी वारदात भी हो जाती है कि आप दहेज में क्या लाई हो, क्या नहीं लाई हो। इस तरह का सीन भी कई परिवारों में देखा जा सकता है। कई जगह लड़की भी वायलेंस हो जाती हैं कि मैं शादी में ये लाई हूँ, मैं वो लाई हूँ। तो इस तरह का, यानी ये एक सोशली वायलेंस का कारण भी बन जाता है, या लड़की वायलेंस करे या लड़का, बट होने का चांसेस हो जाता है दहेज के लेन देन में। आइए दोस्तों अगले पॉइंट को समझते हैं, ब्राइड प्राइस। एक्चुअली ब्राइड प्राइस क्या होता है कि जो लड़का पक्ष होता है वो लड़की पक्ष को कुछ पेमेंट करता है। एक्चुअली ये जो पेमेंट करता है ये पेमेंट लड़की के लिए नहीं होती, एक्चुअली उसके कि भाई वो काम करेगी आपके घर में आके, आपके बच्चे होंगे, आपका वंश वृद्धि होगा। इसको लेकर के कुछ समाज में बेटी की शादी करने से पहले बेटी का पिता कुछ पैसे लेता है,
इस लिए हुए पैसे को ब्राइड प्राइस के अंदर में रखा जाता है। आइए दोस्तों तीसरे पॉइंट को समझते हैं कि मैरिज प्रेस्टेशन का तीसरा पॉइंट क्या है, यानी शादी में जो आदान प्रदान है, सर्विसेज का हो आपका या पैसे का हो, वो क्या है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास में ब्राइड सर्विस। ब्राइड सर्विस में क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी दुल्हा या लड़की पक्ष दोनों में से कोई भी पैसे का लेन देन नहीं, इसमें सिर्फ सर्विस का लेन देन होता है, यानी सेवा का लेन देन होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो लड़का होता है वो एक्चुअली अपने ससुर के साथ में यानी लड़की के पिता के साथ में खेतीबाड़ी में काम करता है, शिकार पर जाता है और उसकी इस तरह से मदद करता है, यानी फिजिकल मदद करता है, और अपने आप को ये प्रूफ करता है कि मैं आपकी बेटी का जो है भरण पोषण कह लो या फिर खाना पीना कह लो, मैं दे सकता हूँ, उसका कर सकता हूँ, उसकी टेक केयर में कर सकता हूँ। जब पिता ये सुनिश्चित कर लेता है उसके एग्रीकल्चर वर्क को देख करके, शिकार के वर्क को देख करके, हंटिंग वगैरह ठीक ठाक कर लेता है कि नहीं, ये कि भाई हाँ ये मेरी बेटी का पालन पोषण कर लेगा, होने वाले बच्चों का पालन पोषण कर लेगा, तो वो अपनी बेटी को उस लड़के को दे देता है और इसके बाद ही उस लड़के का अपनी पत्नी पर पूरा अधिकार सिद्ध होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैंने यूनिट 1 यानी मैरिज के टॉपिक को पूरी तरह से कवर किया है। आप बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, और जो आपको लगता है कि भाई ये पॉइंट मुझे नोट डाउन करना है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको इग्नू की बुक को खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा कवर अप कर दिया है। फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया या ये बात मेरे समझ में ठीक से नहीं आई, तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।